गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है सभी को? स्टार्ट करें। इको वगैरह तो नहीं हो रहा? वॉइस क्लियर है? ओके, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, आज का जो सेशन है 2027 ESC प्रीलिम्स जो होगा उसके बारे में। तो ओरिएंटेशन सेशन है नए बैच के हिसाब से, जो बिगनर स्टूडेंट हैं अभी, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। कई सारे पॉइंट हम बात करेंगे। तो 2027 का जो प्रीलिम्स होना है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या अप्रोच हमें रखनी है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो भी आप सब पूछ सकते हैं इसमें। और ये सेशन यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब में भी किसी का कोई डाउट हो, कमेंट हो, वो वहाँ पूछ सकते हैं। और जो बैच का लिंक है, आरोहन के ऑनगोइंग बैच का लिंक है, वो भी यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन, कई दिन से क्वेरी आ रही थी सर ओरिएंटेशन कब होगा, जीएस को लेकर हम किस तरह से स्टार्ट करें, तो सारी बातें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो 2027 ESC प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखनी है, आरोहन पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। देखिए, 2027 ESC का जो पोर्शन है, हम बात कर रहे हैं इसका जो नॉन टेक वाला पार्ट है, जो पेपर 1 है उसके बारे में। पेपर 1 के बारे में, पेपर 1 को लेकर ब्रांच वाइज पहले तो हम ये प्लान कर लें। देखो, एक चीज और ध्यान देना है, ESC जिनको देना है वो अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें कि हमें ESC को टारगेट करना है, 50 पेपर के चक्कर में नहीं पड़े। अब जैसे मान लो कोई बिगिनर है और ESC की तैयारी कर रहा है, ESC और गेट ये दो एग्जाम की तैयारी तो एक साथ हो सकती है। हालांकि इनमें भी दोनों में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि गेट 90% न्यूमेरिकल, 10% इक्का दुक्का थ्योरी क्वेश्चन आ जाए कोई, जबकि ESC वाला जो पेपर है 60% न्यूमेरिकल, 40% थ्योरी मान सकते हो। तो गेट 90% न्यूमेरिकल है, उसकी तुलना में ESC उसके कंपैरिजन में कम है। और लेवल भी गेट में क्वेश्चन ज्यादा टफ बन जाते हैं, ESC में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो गेट और ESC ये दो एग्जाम की तैयारी तो एक साथ हो सकती है, पर अब आप इसके साथ SSC, JEE, RRB ये सब मत ऐड कर देना, क्योंकि डेडिकेटेड 10% बच्चा तो तैयारी में होगा ही, जो सिर्फ और सिर्फ गेट ESC टारगेट कर रहा होगा, वो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और लाखों की संख्या में अगर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो ये भी एग्जाम देंगे, ये भी देंगे, इसके चक्कर में पड़ेंगे, गेट भी दे देता हूं, फिर एक भी निकलता नहीं। मतलब कंपटीशन में जो भीड़ है, भीड़ की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, करना क्या है। बहुत 1-2 साल तो पता ही नहीं चलता करना क्या है, सारे फॉर्म भर देते हैं। तो पॉइंट क्या है, SSC, JEE, RRB, JEE इस तरह के एग्जाम में GS जो आएगा उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह की चीजें आएंगी, वो आपकी यहां पर नहीं आती। और आप इसके साथ इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ESC का खुद का सिलेबस इतना है कि 1 साल तो डेडिकेटेड आपको ESC के लिए ही चाहिए। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कहां से पढ़ लोगे भाई? कोचिंग वाले के लिए तो अच्छा है, कोचिंग वाला कहते हैं ये बैच भी कर लो, ये भी कर लो, पर एज अ टीचर अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो ESC के साथ ये वाले एग्जाम नहीं हो सकते, दोनों अलग है। या तो 2-3 साल किसी को तैयारी हो चुकी हो, ये पढ़ चुका हो, ये भी पढ़ चुका हो, तो अलग बात है, पर पहले ही साल की तैयारी में पॉसिबल नहीं है कि ये भी तैयार कर लूं और ये भी तैयार कर लूं। टेक्निकल फिर भी एक बार को आप दे सकते हो, पर नॉन टेक का जो पोर्शन है वो एक ही साल की तैयारी में, ESC का खुद का सिलेबस बहुत है, उसके साथ इसको टारगेट करना ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल आता है, सर मैं जॉब में हूं, जॉब के साथ तैयारी कैसे करूं? देखो, 4 से 5 घंटे अगर रेगुलर मिल सकते हैं तब तो तैयारी हो सकती है, और छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ें। और एग्जाम के लास्ट के 2 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे मेडिकल लगाओ, कुछ लगाओ, लास्ट के 2 महीने जरूर ESC को देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस को रिवाइज वगैरह करने में आपको इतना टाइम लग जाता है। जॉब के साथ ऐसे ही हो सकता है कि जॉब के साथ 4-5 घंटे रोज दें, छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ें, और पेपर के 2 महीने पहले पूरा समय निकाल के सारा रिवीजन करें। पर 15 दिन भी अगर नहीं दे पाएंगे, लास्ट में 20 दिन में नहीं मिलेगा, या सोचेंगे कि 10 दिन में सारा रिवाइज करूं, हो नहीं पाएगा, इतना वास्ट सिलेबस है इसका। ठीक है।
तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं पेपर 1 को लेके हमें अप्रोच क्या रखनी है। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, मुझे ईएससी देना या नहीं देना। माइंड क्लियर हो गया, ईएससी देना है, उसके बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए, लग के इसकी तैयारी करें, बीच बीच में कोई फॉर्म आते रहे, सबके चक्कर में ना पड़े। ईएससी के साथ गेट हो सकता है, बाकी एग्जाम के चक्कर में फिर नहीं पड़े अगर आप बिगनर हैं। ठीक, 2026 और 25 आप और भी एनालिसिस कर लेना, 5 साल के पेपर की एनालिसिस कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम पेपर को टारगेट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। जीएस वाले पार्ट में कहने के लिए जीएस है, बहुत सारे सब्जेक्ट तो उसमें टेक्निकली हैं। तो जो प्रीलिम्स वाला पेपर 1 है 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, और बोला गया है कि 5 to 15% हम हर टॉपिक से पूछेंगे, ये बताया गया है कि 5 से 15% हर टॉपिक से हम पूछेंगे, ये बताया गया है। तो हम मान के चलते हैं मोर और लेस 10% के आसपास ऑन एन एवरेज किसी टॉपिक से आएगा। अब मैं बार बार जो रिपीट करता हूं, हर बार मैंने बताया है, पुराने स्टूडेंट भी और उनका देखेंगे इस बार भी परफॉर्मेंस ईएससी में बहुत अच्छा था। तो 5 से 15% अगर इन्होंने बोला है हर टॉपिक से पूछेंगे, 10 टॉपिक है, एवरेज 10% मान के चलो कि हर टॉपिक से पूछेंगे, पर वो एग्जैक्ट 10% फॉलो होता नहीं, कभी कभी किसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसी से क्वेश्चन कम आते हैं। मैं जो सबसे पहले सब्जेक्ट रिकमेंड करता हूं वो आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं, इन्वायरमेंट आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, एथिक्स आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और मैथ्स और एप्टी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले सभी ने पढ़े हुए हैं। वॉइस क्लियर है ना? मैसेज में एक बार आप कंफर्म कर दें, वॉइस क्लियर है, इको वगैरह तो नहीं आ रहा है? मैसेज में एक बार आप क्लियर कर दें, फिर हम आगे बढ़ें। तो मैथ्स और एप्टी ये 2 सब्जेक्ट मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं। उसका कारण ये है, ये इंजीनियर्स को आसान पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग वो हैं जो गेट भी दे रहे हैं, ईएससी भी दे रहे हैं। मैथ्स एप्टी कॉमन है, उनको पढ़ना ही है। इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो मैथ्स एप्टी आपको सबसे कंफर्टेबल रहेगा। सबसे पहली, अब जो जैसे मान लो अभी मार्च चल रहा है, आपके पास पूरा समय है, तो हम बिल्कुल लापरवाही ना करें। 2 घंटे समय, मान लो टेक्निकल ज्यादा पढ़ना है, 2 घंटे कम से कम हम नॉन टेक को पैरेलली लेके चले। ईएससी अगर हमको देना है तो 2 घंटे अगर अभी से देंगे तो आपको बहुत प्रेशर लास्ट तक रहेगा नहीं, अच्छी तरीके से सारा तैयार हो जाएगा। गड़बड़ क्या होता है, नवंबर के बाद डिसाइड करते हैं कि मैं नॉन टेक करूंगा, परेशानी वहां पर है। भाई गेट देना है, ईएससी देना है, मैथ्स एप्टी तो तब भी पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि आप नॉन टेक पढ़ रहे हो, कहोगे सर गेट में तो आएगा नहीं, पहले तो मेरा गेट का पेपर रहेगा, और गेट ईएससी दोनों है एक ही महीने में, फरवरी में ही होंगे। तो मैथ्स एप्टी का जो एरिया है, इसमें आपको पढ़ने में ये दिमाग में नहीं आएगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये गेट में भी आना है, ईएस में भी आना है। इलेक्ट्रिकल वालों के तो मेन सब्जेक्ट में भी है, ये इलेक्ट्रिकल वालों में तो मेन सब्जेक्ट में का पार्ट भी है मैथ्स एप्टी। अब आप 5 साल तक की एनालिसिस भी कर सकते हो, पर ये 2 सब्जेक्ट में नीड है नहीं। कारण क्या है, आपकी ब्रांच का सब्जेक्ट है, टेक्निकल वालों को ज्यादा सूट करता है। तो इसके अलावा पहले पढ़ोगे भी क्या? क्या मैं ये कह दूं पहले ड्राइंग पढ़ लो, या पहले आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना शुरू कर दो? मैथ्स एप्टी सबसे ज्यादा फैमिलियर हो आप इससे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए सबसे आसान ये पड़ेगा। इसमें भी टॉपिक आप जब पेपर एनालाइज करोगे, गेट और ईएससी दोनों, कई सारे टॉपिक आपको दिखेंगे, और कई तो इस बार एग्जाम में आ भी गए। भाई आइजन वैल्यू का क्वेश्चन, आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन, कॉची रीमैन इक्वेशन, न्यूटन राफसन मेथड, सिम्पसन मेथड, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर आपका ये जो ये रेसिड्यू वाला क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चन मैथ्स में आप 5 साल के पेपर भी देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा मैथ्स में कहां से एरिया पूछ रहा है। और मैथ्स कोई यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, मैथ्स में लिमिटेड एरिया है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन मान लो नहीं बनेंगे, पर मेजोरिटी आपसे बनेगा। लास्ट टाइम भी यही कह के भेजा था मैंने, 26 के पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ है और 15 ही एप्टी है। तो तुम मुझे बताओ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है। और मैंने इस बार बोला था कि 70 मार्क्स भी अगर किसी के आ जाएं तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, और काफी बच्चे क्वालिफाई किए, उनके मार्क्स इसी के आसपास थे। 15 क्वेश्चन मैथ, 15 एप्टी, और पिछली बार था 6 क्वेश्चन मैथ, 15 एप्टी। कुल मिला के अगर मैथ ज्यादा आएगा तो एप्टी कम हो सकता है, एप्टी ज्यादा आएगा तो मैथ कम हो सकता है। इस बार दोनों ज्यादा आया,
इस बार दोनों ज्यादा आया, तो 30 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर तो खाली मैथ एप्टी आया। कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ आसान होंगे, पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप इसी एरिया में हो सकते हो। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उसके लॉजिक में साथ साथ बताता रहूंगा कि क्यों मैं इस सब्जेक्ट को कह रहा हूं। ठीक है, तो मैथ्स एप्टी, मैथ्स हालांकि थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट भी है, टाइम भी ले जाता है, तो शुरू में ही अगर मैथ्स एप्टी आप तैयार कर लोगे तो इस बार देखो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आया, यहां पर 21 क्वेश्चन 42 नंबर का आया, और आप 5 साल का भी एनालिसिस कर लोगे अगर 40 के नीचे आपको शायद ही नजर आए। मतलब 200 में से लगभग 1/5 20% से 25% पेपर अकेला आपका यही है। 20-25% लगभग आपका मैथ एप्टी से ही आ जा रहा है। भाई ईएससी जीएस से लोग घबराते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े एब्सर्ड से आ जाते हैं। कितना भी एब्सर्ड आ जाए, सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ क्वेश्चन नजर आएगा वो मैथ एप्टी। तो 30 क्वेश्चन इस बार थे, ये एनालिसिस बनाई थी मैंने, और पिछली बार था मैथ 6 क्वेश्चन, एप्टी 15 क्वेश्चन। तो इसमें तो कोई ब्रांच है दिमाग लगाना ही नहीं है, मैथ्स एप्टी आपको सबसे पहले तैयार करना है। और 200 नंबर में से अगर हम टारगेट करें कि 100 मार्क्स अगर हम लाते हैं, मैंने बताया था आपको आरोहन का लास्ट ईयर जो टॉप स्कोर था वो 133 के आसपास था। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्कोर था आरोहन का ईएससी जीएस में 133, इस बार भी 124 के आसपास एक बच्चे का मुझे दिखा स्कोर। कहने का मतलब ये है 200 में से अगर पेपर मॉडरेट लेवल पर रहता है, इस बार का पेपर 2026 का रिलेटिवली टफर साइड पे था 25 की तुलना में, 25 के कंपैरिजन में 26 में पेपर टफ था। ठीक है, पर अगर हम 90 से 100 मार्क्स स्कोर करते हैं तो जीएस में एक डिसेंट स्कोर है। हाँ, अगर पेपर इससे टफ आ गया तो आपका 80 का स्कोर अच्छा हो जाएगा, और टफ आ गया तो 70 बेटर होगा। अगर मॉडरेट लेवल पे पेपर रहता है जैसा ईएससी का पेपर आता है, तो 90 से 100 के बीच में अगर आ रहा है, इट विल बी अ गुड स्कोर, ये अच्छा स्कोर होगा। फिर नॉन टेक की वजह से आप बाहर नहीं होगे, फिर टेक्निकल देखना पड़ेगा कितना आया। 90 से 100 की रेंज, टफ आएगा तो 80 भी अच्छा स्कोर होगा। इस बार के पेपर में 74 75 भी ठीक स्कोर था। ठीक है, हालांकि मैथ्स एप्टी ज्यादा आया तो भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ्स के बड़े एब्सर्ड भी थे, पर तो भी ये जो एरिया है ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि गेट के लिए भी आएगा, ईएस में भी, और इलेक्ट्रिकल के मेन सब्जेक्ट में भी है। थर्ड नंबर पे मैं हर बार आपको रिकमेंड कर रहा हूं एथिक्स। अब हो सकता है इस बार कम भी हो जाए, पर जो हर बार ट्रेंड जा रहा है, आरोहन का बहुत एडवांटेज आपको मिल रहा है। देखो मैथ्स एप्टी आरोहन पे अभी जो 2025 में सेकेंड हाफ में हुआ था, 2025 में जून जुलाई के बाद हुआ था, अभी लेटेस्ट हुआ था, सत्यप्रकाश यादव सर ने कराया था। बहुत साल से वो एसी गेट फील्ड में पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स एप्टी उन्होंने कराया था, अच्छी तरीके से कवर हुआ था, प्रॉपर टाइम भी दिया गया आरोहन पर। तो मैथ्स एप्टी आपके फोल्डर में सत्यप्रकाश यादव सर ने भी कराया था, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। एथिक्स मैंने पढ़ाया था, और एथिक्स 25 के पेपर में भी 26 के पेपर में भी एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, मेजोरिटी आपके क्लास नोट से था। मतलब एक दो क्वेश्चन में गारंटी नहीं बोल सकता, पर ज्यादातर क्वेश्चन एथिक्स के आपके नोट से आपको मिल गए थे, और यहीं से फायदा भी मिला, स्कोर बढ़ाने में इससे बड़ी हेल्प मिली। एथिक्स में इस बार थे 12 क्वेश्चन, पिछली बार आए थे 10 क्वेश्चन, तो दोनों बार आप देख रहे हैं वेटेज ठीक ठाक है। और उससे अच्छी बात क्या रही कि क्लास से सीधा सीधा क्वेश्चन मिले। कोलबर्ग थ्योरी का क्वेश्चन आया, इमैनुअल कैंट का क्वेश्चन आया, कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज कॉपी से मिला सकते हैं। कहोगे आप तो मैं पेपर जब सॉल्व करा दूंगा तो दिखा भी दूंगा आपको नोट से, या एथिक्स पढ़ रहे हैं तो पेपर लेके बैठिएगा, इस बार का सीधी सीधी लाइनें दिख जाएंगी आपको। और एथिक्स में क्यों कह रहा हूं, दो तीन कारण है। एक तो मैथ्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है, 15-16 के आसपास लेक्चर मैंने कराए हुए हैं। अगर ऐड करने की जरूरत होगी तो ऐड करेंगे, पर मुझे ऐड करने में क्या लगता है कि पहले ही कंटेंट बहुत दिया हुआ है आपको। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तब तो मैं ऐड करूंगा तो कर लोगे, अगर शुरू हुई कोई अगस्त सितंबर के बाद करेगा तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा उसको, ऑलरेडी कंटेंट इतना है। तो पहले मैं एक एक करके बता दूं अप्रोच क्या रखनी है। तो एथिक्स वाला जो एरिया है छोटा सब्जेक्ट है, एक बात ये है। दूसरा, लिमिटेड टॉपिक से और कॉपी से बन जा रहा है, क्लास में जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जा रहे हैं, मतलब ये आपको हेल्प कर रहा है। और अगर एथिक्स के गंदे क्वेश्चन बनाने पे आ जाए तो कहीं से भी नहीं बन सकते, फिर उसके लिए परेशान होना ही नहीं है, वो कहीं से नहीं बनेगा। एथिक्स में अगर गंदे क्वेश्चन बनाने पे आ जाएगा तो किसी से नहीं बनने वाला, निश्चिंत रहिएगा फिर।
ठीक है, 12 में से 8-9 क्वेश्चन भी क्लास के डायरेक्ट मिल जाए बहुत है, 2-3 क्वेश्चन गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। ये अलग बात है, पेपर होने के बाद गूगल सर्च कर करके आंसर की रिलीज कर दो, देखो ये क्वेश्चन एथिक्स से आया, तो गूगल से सर्च करके या किसी किताब की लाइन हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। टीचर को अगर गूगल सर्च करके आंसर निकालना पड़ रहा है तो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट के पास तो गूगल नहीं था ना कि वो सर्च करके बता दे। आंसर की देने में तो आप गूगल सर्च करके निकाल के बता दो, पर बच्चे के पास तो नहीं कंप्यूटर है एग्जाम हॉल में, तो फिर वो क्वेश्चन किससे नहीं बनने। पेपर बनने वाला जो बनने वाला होगा उतना ही बनेगा, एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये समझना जरूरी, उनको नहीं करना। आरोहण के स्टूडेंट्स को एक चीज का फायदा बहुत मिला, उनको मैंने कहा था पेपर पलटते जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले कर लेना, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में उलझना नहीं। अगर तुम ये समझ गए कि इन क्वेश्चनों को नहीं करना तो भी तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। और इस चीज का फायदा बच्चों को बड़ा मिला कि उनको ये समझ आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन सर ने मना किए थे, वो एलिमिनेट करने से भी बड़ा फायदा मिल गया। तो एथिक्स इस बार 12, पिछली बार 10। इसमें एक आध लेक्चर ऐड करना हो तो कर सकते हैं, पर ऑलरेडी कंटेंट बहुत है क्योंकि और भी सब्जेक्ट अभी आएंगे आगे। तो पॉइंट ये है कि उतना ही कंटेंट आपको संभालना आसान नहीं होगा। और आरोहण का मुझे नहीं लगता कि आरोहण का 60-70% भी कवरेज किसी और ने ईएससी जीएस में किया हो। ईएससी जीएस को लेकर तो आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हो, आरोहण से बेटर कवरेज कहीं नहीं होगा। पेपर जो बच्चे पेपर दिए उनको भी पूछ सकते हो। लास्ट ईयर 4 रैंक में से 2 रैंक के स्टूडेंट ने खुद आरोहण रिकमेंड किया, तो उनको कुछ बेनिफिट मिला। वही तो हमने तो नहीं पोस्टर बना के कहीं प्रचार किया इस बात का। सीधी सी बात है, पढ़ोगे खुद ही समझ आ जाएगा सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं। क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन बन रहे हैं, 70% क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक पढ़ाया, नहीं बन रहे हैं तो खराब पढ़ाया, सीधी सी बात। ठीक है, तो एथिक्स तो आपको समझ आया होगा। रुद्र प्रताप ने बताया कि 1 महीने पहले हमने ज्वाइन किया है, एथिक्स कंप्लीट कर लिया है, रिकॉर्डिंग पूरी। तो एथिक्स आपको पूरी तरह समझ आ गए होंगे सारे टर्म्स। और इस बार का पेपर आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या क्या आए थे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, मेजॉरिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। रीजनिंग शिवम में बोल तो रहा हूं, मान लो 15 क्वेश्चन आ गए, 3-4 में टफ मान रहा हूं, चलो मान लो 15 में से 5 टफ हो गए, 10 तक बन सकते हैं। मैथ में भी 15 में 5 टफ हो गए, 10 तक बन सकते हैं। हम तो कह रहे हैं 200 में से 90 नंबर ही आ जाए बहुत है। तो मैं तो कंसिडर करके चल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो मत चक्कर में पढ़ो अगर नहीं आ रहा। पूरा पेपर पलटो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे उनको पहले कर लो, उसके बाद सेकंड बार जब पेपर पलटो तो जो ट्रिकी क्वेश्चन लग रहे हैं उन पर थोड़ा दिमाग लगा लो। 80% तक श्योरिटी हो तब तो रिस्क लेना, 50-50% चांस से छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सबसे खतरनाक चीज है एग्जाम में। जितने नंबर प्लस में आ रहे हैं उससे ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं लोग, इसलिए बाहर होते हैं। इस पेपर में समझना है, जितना मुझे आया है आ रहा है पेपर उतना संभालना है, निगेटिव कर करके उसमें डिप्लीशन इरोजन नहीं कर देना है कि जितना प्लस में आया उतना माइनस करते चले जाएं। जितना आया प्लस में उसको बचाना है, नेगेटिव कम करना है। मतलब जिन क्वेश्चनों को नहीं करना ये भी पहचान जाओगे, नेगेटिव नहीं करोगे तो भी स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि ये बातें मैं साल में कई बार याद दिलाऊंगा बार बार। अभी फिलहाल क्या अप्रोच रखनी है उसको ध्यान दो। तो एथिक्स 12 क्वेश्चन इस बार, 10 पिछली बार, दोनों बार एथिक्स जो है आरोहण से फायदा रहा। तो शुरू के 3 सब्जेक्ट तो मैंने हर बार ये रिकमेंड किए, मैथ्स, एफटी, एथिक्स। इस बार भी देखो तीनों से वेटेज ठीक रहा है, ऐसा नहीं होगा कोई 2 क्वेश्चन आ गया कोई 20 आ गया, तीनों से वेटेज अच्छा रहा। पिछली बार भी ठीक था, इस बार भी ठीक रहा है। चौथे नंबर पे मैं जो आपको रिकमेंड करता हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट में इस बार क्वेश्चन कम थे, 6 थे, पिछली बार 12 थे। अब एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल कंप्रहेंसिव है, उससे ज्यादा कवरेज एनवायरनमेंट में आपको मुझे नहीं लगता किसी ने करा रखा है। भाई इतने साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे पहले मैंने ईएससी को ऑफलाइन पढ़ाया इतने साल, ऑनलाइन भी पढ़ाया, मैं ही बता रहा हूँ कि आरोहण पे जो कवरेज एनवायरनमेंट का है वो मैक्सिमम कवरेज है। एनवायरनमेंट में अगर जीएस साइड से क्वेश्चन आता है तो जितना आरोहण पे पढ़ाया गया उतने से बन जाएगा, अगर उससे नहीं बना तो बहुत रेयर चांस है कहीं और से बने, जहां पर टीचर खुद सेटिस्फाई है कि हाँ ये कवरेज बहुत अच्छा हुआ है। एथिक्स और एनवायरनमेंट दोनों में कवरेज आरोहण पे बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट फिर से लाइव में अगर कराएंगे भी इससे ज्यादा कवरेज नहीं होगा जितना यहाँ पर है, 49 के अराउंड लेक्चर्स हैं, और जो भी एग्जाम में एनवायरनमेंट आता हो आरोहण वाला एनवायरनमेंट कवरेज बहुत अच्छा है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन कम थे, 1-2 क्वेश्चन आपका वो किलोवाट आवर वगैरह यूनिट आ गई थी जो टेक्निकल वालों के लिए आसान था, सिंगल लाइनर था। जीएस से 2-3 क्वेश्चन थे,
तो 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप थे, 3 जीएस के थे इस बार जो आए थे। ठीक है, पिछली बार एनवायरनमेंट का वेटेज अच्छा आ गया था, इसलिए स्कोर भी बढ़ा था। पिछली बार स्कोर लोगों का ज्यादा था इस बार की तुलना में। तो एनर्जी एनवायरनमेंट चौथे नंबर पे रख सकते हैं। एथिक्स एनवायरनमेंट बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी, लाइन टू लाइन सब कुछ कराया हुआ है, नोट्स भी पड़े हुए हैं, क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्ट भी पूरा पूरा कवर्ड है। अगर कहीं कुछ ऐड करना है ऐड भी करते चलेंगे। इन्वायरमेंट में अब आप कहोगे सर ये तो 2023-24 के आसपास का लेक्चर, उससे क्या बदलेगा? ओजोन डिप्लीशन तो नहीं बदलेगा, ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं बदल जाएगा। अपडेशन कहां पर आता है? जैसे चैप्टर 2 है, अब चैप्टर 2 में अपडेशन हुआ कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क बढ़ गए, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़ गई, तो जो फैक्चुअल डाटा आता है वो तो पढ़ते समय नंबर आप भी अपडेट कर सकते हो। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, मान लो नोट्स में आपके रिपोर्ट लिखी है 2021 की, लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई, वो अपडेट कर सकते हैं। उसमें भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी एनवायरनमेंट का जो फोल्डर है उसी में ऊपर अपडेशन हमने ऐड कर दिया है पीडीएफ। नंबर ऑफ नेशनल पार्क अभी कितने हो गए, वेटलैंड्स कितने हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए, मैंने फोल्डर के ऊपर ही पीडीएफ अपडेट कर दी है। आप एक पीडीएफ देखोगे अलग से डाल दिया है अपडेशन करके। तो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, स्टैटिक पार्ट है, वो तो बदलेगा नहीं। फैक्चुअल लिस्ट कहीं कहीं बढ़ रही है, वो पीडीएफ हमने ऊपर ही ऐड कर दी है, उसमें भी कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, और अगर मैं लाइव में फिर से इसको रिपीट करूंगा तो भी एक्सेस आपके पास रहेगा। पर लाइव में पहले से मैं बता दूं, लाइव में अगर रिपीट भी होगा तो जितना कंटेंट यहां पर एनवायरनमेंट में है उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। सब कुछ है इसमें, इसके अंदर सब कुछ है। और अभी हाल ही में मैंने अपडेट किया था इसको, हाल ही में अपडेट मैंने किया था। आपके फोल्डर में एनर्जी एनवायरनमेंट के बाद एक फोल्डर होगा 6-7 लेक्चर का, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से, जहां मैंने और टॉपिक ऐड भी किए हैं एनवायरनमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जो अभी 2025 के बाद में मिड में डिजास्टर मैनेजमेंट हमने 6-7 लेक्चर अलग से ऐड कराए हैं, जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है। तो कहीं कहीं पे एनवायरनमेंट में और कुछ अपडेट करना होगा तो हम उसमें जोड़ देंगे, पर पूरा पूरा दोबारा 50 लेक्चर लाइव करने का कोई मतलब नहीं है। अपडेशन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये एक एक डिजास्टर के बारे में डिटेल में मैंने बताया, 7 लेक्चर के आसपास है, पीडीएफ भी बना के मैंने खुद दी है इसमें। तो ये एनवायरनमेंट के साथ कवर हो गया, अपने आप ही देखो कंटेंट और बढ़ गया इसमें। ठीक है, और अभी जल्दी हुआ है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट। तो मैथ्स, एफटी, एथिक्स, एनवायरनमेंट 4 सब्जेक्ट हो गए। अब ये 4 सब्जेक्ट के बाद फिर बात आती है, अच्छा एथिक्स के लिए जो सोर्स मैंने फॉलो किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कई बार टॉपर वगैरह के जो इंटरव्यू आते हैं वो लोग बुक रिकमेंड करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईएससी का जितना सिलेबस है उसके लिए अलग से कोई बुक रीड कर रहा हो। ज्यादातर लोग आरोहन या कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहीं से कवर कर रहे हैं, कोचिंग का मटेरियल ही सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल के अलावा नॉन टेक के लिए बुक यूज कर रहे हो। पर कई बार मैं देखता हूँ टॉपर वगैरह इंटरव्यू में बताते हैं हमने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी। मुझे नहीं लगता कि बुक की नीड है यहाँ पर, या उतना टाइम है कि बुक पढ़ पाएंगे, क्योंकि बुक पढ़नी होती तो कोचिंग की जरूरत नहीं थी। और बुक पढ़ना टीचर का काम है, वो आपको फिल्टर करके चीजें दे। और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए अगर आप बुक उठाने बैठ गए तो इतनी सारी किताबें अवेलेबल, हर बार किसी दूसरी किताब से पूछ देगा, तो वो भी आप फॉलो नहीं कर सकते। एक एक दो दो क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप किताबें उठाने बैठ गए, जैसे इसी बार का पेपर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन ऐसी ऐसी किताबों से उठाया जिनका नाम भी नहीं पता होंगे। अब वो तो कहीं से भी पिक कर ले रहे हैं, तो आप थोड़ी सारी किताबें फॉलो करते रहोगे एक एक दो दो क्वेश्चन के लिए। आप तो वो अप्रोच फॉलो करोगे कि जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आउटपुट कहां से आए। आप ऐसा थोड़ी करोगे एक क्वेश्चन के चक्कर में 1 महीने किताब पढ़ने बैठ जाओगे। भाई एफिशिएंसी देखोगे ना, कि जितना टाइम है, टेक्निकल भी पढ़ना है, मेंस भी करना है, और उतने टाइम में मेजॉरिटी क्वेश्चन, हमारा मेजॉरिटी एरिया कवर कहां से हो जाए। एक एक एब्सर्ड क्वेश्चन को पकड़ने बैठ गए, एक एक किताब पढ़ने बैठ गए, फिर तो तैयारी हो चुकी। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है, यहाँ आपको मेजॉरिटी पोर्शन कवर करना है, 100% के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एथिक्स के लिए बुक अगर कहो, आप कहो नहीं सर तब भी बुक बता दीजिए, मैं तो बुक अपने पास रखता हूं तभी मुझे अच्छा फील होता है। बुक के लिए एथिक्स में जो अच्छी किताबें मुझे जो समझ आई, मुझे जो किताबें ठीक लगी, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, फिर मैं रिकमेंड कर देता हूं। एक ब्लैक कलर की बुक है, येलो और ब्लैक कलर का कवर है उसका, इंजीनियरिंग एथिक्स। इंजीनियरिंग एथिक्स, ऑथर है इसके गोविंद राजन, नटराजन
और सेंथिल कुमार, ये 3 ऑथर हैं अन्ना यूनिवर्सिटी के। एक तो ये किताब है, पतली सी बुक है ब्लैक कलर की, पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है आपको, तो ये जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। पर तो भी कुछ लोगों को बुक लेना लग रहा है कि भाई बुक खरीदूंगा मैं, तो आप ले लो ये किताब। पतली सी बुक है ब्लैक कलर का, अब कवर चेंज हो गया तो है, पर ये राइटर यही है, इंजीनियरिंग एथिक्स बाय गोविंद राजन, नटराजन, सेंथिल कुमार। अच्छा, इस किताब ने जो कॉपी किया है कंटेंट, कुछ टॉपिक तो अलग है, पर ज्यादातर 50% लगभग जो कंटेंट है वो कॉपी है। एक किताब आती है इंजीनियरिंग एथिक्स की ही, चार्ल्स फ्लेडरमैन ऑथर है, लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा, चार्ल्स फ्लेडरमैन से लाइन टू लाइन दिख जाएगा, इंजीनियरिंग एथिक्स बाय चार्ल्स फ्लेडरमैन किताब। चार्ल्स फ्लेडरमैन से ये कॉपी है। फ्लेडरमैन थोड़ी सी मोटी बुक है, उससे समरी की तरह मान लो, ठीक है, काफी टॉपिक इसके इससे कॉपी हैं। और एक किताब और आती है प्रिचर्ड हैरिस, प्रिचर्ड हैरिस, तो एथिक्स की ये किताबें हैं। फिर मैं कह रहा हूं, क्लास अगर आपने कर रखी है, पेपर भी देख लिए इतनी बार हो गए, तो उससे काफी कवरेज हो जाएगा। पर तब भी किसी को बुक की जरूरत है, बुक मैं रखूंगा अपने पास। तो इंजीनियरिंग एथिक्स की एक तो ये किताब, दूसरी फ्लेडरमैन, तीसरी प्रिचर्ड हैरिस, ये 2-3 अच्छी किताबें हैं एथिक्स की। पर फिर मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से नीड नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब किताब रहेगी तब पता चलेगा तैयारी हो रही है। ये बुक देखनी है तो मैं दिखा देता हूं कवर एक बार। देखो, एक तो ये किताब है जो मैं बता रहा हूं, गोविंद राजन, नटराजन ये वाली, चार्ल्स फ्लेडरमैन ये वाली है। इंजीनियरिंग एथिक्स जो मैंने बताई गोविंद राजन वाली, वो ये किताब है, और फ्लेडरमैन ये वाली है। ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह भी पड़े होंगे। रिचर्ड हैरिस तीसरी बुक जो बताई, रिचर्ड हैरिस, वो भी इसी में नीचे होगी। रिचर्ड हैरिस तीसरी किताब है, ये रही हैरिस, रिचर्ड हैरिस ये वाली, ठीक है। फिर आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट जो मैंने कवर कराया हुआ है वो सारा एक किसी सिंगल किताब में नहीं मिलेगा। अब 14-15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सिविल सर्विसेज को भी पढ़ा दिया और भी जगह पढ़ाया, तो एनवायरनमेंट जितना कंप्रहेंसिव कवरेज है वो एक किताब में मिलेगा नहीं आपको। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अनोखा काम हुआ है, पर वो अलग अलग एरियाज को मिलाकर एनवायरनमेंट बना हुआ है एक किताब में, इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक है, जैसे इन्वायरमेंटल लॉस के बारे की बात है, EIA की बात है, तो एक ही किताब में सारा नहीं मिल पाएगा। इन्वायरमेंट की किताब जरूरत है नहीं, आरोहन के लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट हैं। अपने आप ही मुझे नहीं कहना चाहिए, पर आप खुद पढ़ के डिसाइड करिएगा एनवायरमेंट कवरेज कैसा है, ठीक है। कंसेप्ट पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। केवल जहां जहां लिस्ट आएगी, भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वो भी एक PDF बना के अपडेशन मैंने दे दिया है फोल्डर में। इन्वायरमेंट के लिए अच्छी किताब अगर पढ़नी हो, नीड नहीं है, ES के लिए नीड नहीं है, सिविल सर्विसेज के लिए किसी को पढ़नी हो, किताब एक साथ में रखनी हो, सपोर्टिंग बुक, तो इसकी एक किताब आती है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर, क्राइसिस टू क्योर बाय R राजगोपालन। ये काफी अच्छी किताब है एनवायरनमेंट की, बहुत बढ़िया किताब है। R राजगोपालन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की थी, अभी शायद पब्लिकेशन चेंज हो गया है, मेरे पास पढ़ी भी होगी ये, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में आती थी, अभी पब्लिकेशन चेंज हुआ है इसका, अभी किसी और पब्लिकेशन में आ रही है। ब्लू कलर का कवर है इसका, ठीक है। अभी एडिशन शायद चेंज हो गया हो, क्राइसिस टू क्योर R राजगोपालन। एक और अच्छी किताब एनवायरनमेंट की थी, नेशनल ओपन स्कूल की, इग्नू जो है ना, NIOS, एक NIOS की भी अच्छी किताब आती थी एनवायरनमेंट की। पर फिर मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, क्लास में मैंने पढ़ा ही दिया, तो अलग से फिर बुक की जरूरत नहीं है। किसी को बुक रखनी हो साथ में रखे, पर अल्टीमेटली पढ़ना वही है जो क्लास में बताया गया, ठीक। इन्वायरमेंट की बात खत्म हुई। और एक बार इन्वायरमेंट पढ़ लोगे, जितने भी एग्जाम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो रहा है, कहीं आपका, इवन सिविल इंजीनियरिंग वाले टेक्निकल में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें भी कई बार क्वेश्चन गेट के अंदर GS वाला पूछा गया है, जो बायोम वगैरह मैं पढ़ाता हूँ GS में,
गेट में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट में जीएस का पोर्शन पूछा गया है, कई बार आ चुका है। इन्वायरमेंटल साइंस से गेट देते हैं लोग, उसमें बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्लास में कराया हुआ है जो। पर इन्वायरमेंट आप काफी एंजॉय करोगे। इन्फॉर्मेशन की जो बात है ना, नॉलेज की जो बात है, इन्वायरमेंट में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और जो लिस्ट है वो अपडेशन पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे दिया, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और जो आप कहोगे सर इन्वायरमेंट में और भी तो करंट अफेयर आती होगी, तो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर में भी जो पार्ट आता है, तो करंट अफेयर में तो हम पढ़ते ही हैं, जो और अपडेशन भी आते रहते हैं करंट अफेयर में तो हम कराते ही हैं उसको। करंट अफेयर होता ही इसीलिए, जितना अपडेशन है वो करंट अफेयर में आता रहता है। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब आ जाते हैं सर अब क्या करना है इसके बाद। 5वें नंबर पे सब्जेक्ट जो रखना है, 4 हो गए सब ब्रांच के लिए, 4 कंप्लीट। 5वें सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। 5वें सब्जेक्ट पे सिविल वाले जो बच्चे हैं, सिविल मैकेनिकल, वो मैकेनिकल वालों को तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी भी ठीक पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं इस बार चेंज कर देता हूं, मैकेनिकल वाले 5वें नंबर पे करें स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसको। 5वें नंबर पे स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैकेनिकल वाले रखें, सिविल वाले रखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ब्रांच वाइज बता रहा हूं, उसको नोट कर लो। और ईसी वाले जो है वो आईसीटी को रखें, ईसी वाले आईसीटी को कर लें। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी क्यों मैं कह रहा हूं मैकेनिकल वालों के लिए, जो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ये उसी का पार्ट था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न 2017 में जब बदला गया, तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ये पोर्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही पार्ट था और मैकेनिकल वाले ही पढ़ते थे इसको। तो ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा जीएस में डाल दिया गया। मैंने फिर इसमें बोला था आपको, लास्ट टाइम भी कह के भेजा था, 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम। टीक्यूएम पे देखो इस बार भी क्वेश्चन आया है, हर बार बोल के भेजा, यहां से क्वेश्चन बनता है, टीक्यूएम वाले से क्वेश्चन आता है। टीपीएम, परेटो प्रिंसिपल। तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो है, इससे कुछ कुछ इस प्रकार की चीजें ये तैयार करनी है। मैकेनिकल वाले मुझे लगता है उनको ये ज्यादा सूट कर रहा है सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैकेनिकल वालों को ज्यादा हेल्प करेगा। 4 क्वेश्चन तो इस बार खाली मेंटेनेंस पे आए थे। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में टोटल क्वेश्चन 2026 में आए हैं 7। इस बार 7 क्वेश्चन आए थे और पिछली बार इसमें आए थे 9 क्वेश्चन। इस बार 7 में से 4 क्वेश्चन अकेले मेंटेनेंस पे आया है, क्योंकि जब आप ईएससी का सिलेबस देखोगे पेपर 1 का, उसमें स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जहां पे देखोगे ना, उसमें इन्होंने फिर अंदर और टॉपिक लिखे हुए, क्वालिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस में 7 में 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार, अकेले मेंटेनेंस के ऊपर ही। ठीक, 7 में से 4 क्वेश्चन थे मेंटेनेंस पर। तो मैकेनिकल वालों को ये टॉपिक आसान पड़ेगा। अच्छा एक बात और, जो मेंटेनेंस के क्वेश्चन आए थे, मेंटेनेंस यूपीपीएससी एई का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक टॉपिक था ये। यूपीपीएससी एई का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक टॉपिक था मेंटेनेंस, आरोहण पे करवाया गया था। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मेंटेनेंस के थे इस बार स्टैंडर्ड क्वालिटी में। तो मैकेनिकल वालों को मुझे लगता है ये टॉपिक सूट करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पर्ट, सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट। पर्ट सीपीएम देखो हर बार कह के भेजते हैं, क्वेश्चन आया था इस बार भी। टीक्यूएम बता के भेजा था, क्वेश्चन बनता टीक्यूएम था। पर्ट बोला है क्वेश्चन आता है, इस बार आया फिर से, और आसान डायरेक्ट क्वेश्चन था। पर्ट, सीपीएम, टेंडर, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट साइकिल, क्या क्या फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट साइकिल, ये सब टॉपिक आते हैं इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल वालों को आसान पड़ेगा, हालांकि पर्ट सीपीएम मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल वाले स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्ट सीपीएम का टॉपिक वो भी पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन इस बार कम थे, इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे। इस बार 4 क्वेश्चन थे, पिछली बार 9 थे। और आईसीटी ईसी वालों को, अच्छा आईसीटी का वेटेज बहुत ज्यादा आ रहा है, आईसीटी बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, आईटी सेक्टर, नई नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, ये सब आईसीटी में आ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, वाईफाई, वाई मैक्स, ये सब आईसीटी का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सारा इसी का पार्ट है, क्रिप्टो करेंसी। तो इस वजह से भी आईसीटी, ई गवर्नेंस, नए नए गवर्नमेंट के ऐप, ये सब इसी में आ रहा है। इस बार आईसीटी के क्वेश्चन थे 14, पर आईसीटी करंट अफेयर से ज्यादा
कोर टेक्निकल वाले क्वेश्चन पूछे थे, स्विच के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो कि जीएस से मैच नहीं कर रहा, वो कोर टेक्निकल का पार्ट है। दिक्कत आईसीटी में यहां पर है, ये सीधा सीधा एक तरफा एक ब्रांच को सपोर्ट कर रहा है, सीधा सीधा एक तरफा एक ब्रांच को सपोर्ट कर रहा है। मैकेनिकल सिविल वालों को हवा भी नहीं लग पा रही, चाहे जितना मर्जी पढ़ लें इसको। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है किन सब्जेक्ट पे हमें टाइम देना है, कैसे अप्रोच रखना है। आईसीटी 14 क्वेश्चन इस बार थे, पर 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो ईसी वालों को बनेंगे, मैकेनिकल सिविल को समझ ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। तो इस सब्जेक्ट को मैकेनिकल सिविल वाले बहुत प्रायोरिटी पर ना रखें। ये कुछ भी पूछेगा आईसीटी में तो भी वो फ्रीक्वेंसी या स्विच के बारे में टेक्निकल चीज पूछ रहा है जो ईसी वाले पढ़ते हैं, तो फिर आप इसमें बनाओगे कैसे? टेक्निकल तो पूरा नहीं पढ़ने लग जाओगे। अब कोई कह रहा है कि सर वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं? ज्यादा जो एरिया आईसीटी में टेक्निकल वाला पूछ रहा है, एक किताब, एक इसमें सब्जेक्ट होता है इसी में, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, हम लोग पढ़ते थे 5th सेमेस्टर में था शायद, ये डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से पढ़ते थे। इसकी किताब आती थी, बहरूच फ्रोजन नाम था, फ्रोजन, पूरा नाम शायद बहरूच फ्रोजन था, फ्रोजन इसकी बुक आती है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। ये वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये किताब उठाओगे आपको नजर आएगा कि वहां से क्वेश्चन। अब सिविल मैकेनिकल वाला टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों पढ़ेगा? तो आईसीटी में कितना जीएस भी पढ़ा दो, करंट अफेयर भी पढ़ा दो, पर जो कोर टेक्निकल की तरफ से पूछ रहा है उसके बाद भी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कंप्यूटर साइंस में। आप क्वेश्चन, आप कुछ भी थोड़ी बता लोगे, जापानी भाषा पूछ देगा तो मैकेनिकल सिविल कैसे बता लेंगे? तो कुछ कुछ क्वेश्चन टेक्निकल साइड के पूछ रहा है, उनको अटेम्प्ट नहीं करना, छोड़ो उनको, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना। इसी वालों को वो सपोर्ट कर रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि डीसीएन वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट सबके हिसाब से नहीं है, आपको ये समझना है मुझे अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग किन किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक, तो मैकेनिकल सिविल वाले स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट मैकेनिकल सिविल वाले अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल वाले 5 नंबर पे स्टैंडर्ड क्वालिटी कर लें, 6 नंबर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लें। सिविल वाले 5 नंबर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लें, 6 नंबर पे स्टैंड क्वालिटी कर लें। इंटरचेंज मतलब कर लें, 5वें पे मैकेनिकल के लिए स्टैंड क्वालिटी, 6ठे पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिविल वालों के लिए 5वें पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 6ठे पे स्टैंड क्वालिटी। तो ये दो तो समझ आ गए, पर मैकेनिकल सिविल वाले आईसीटी को ऊपर मत रखना, मैकेनिकल सिविल वाले आईसीटी को ऊपर मत रखना। अब मुझे ये बता दो, इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं, क्या डीसीएन आप भी पढ़ते हैं? डीसीएन वाला पार्ट अगर आप पढ़ते हैं तब तो आईसीटी को आप ऊपर रखो, नहीं तो नहीं। अगर आप पढ़ते हैं डीसीएन में ये सब एरिया, तब तो आप इसको ऊपर रखना, अदरवाइज इसको पीछे रखना। आप लोग फिर मटेरियल साइंस कर सकते हो पहले। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर ये एरिया डीसीएन अगर वो नहीं, ये नहीं पढ़ते हैं, तब फिर वो मटेरियल साइंस को पहले कर लें, वो बेटर है। ठीक है, तो 5 नंबर पे हो गया। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, किताब में आपको बता दूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी पार्ट पूरा मैंने पढ़ाया है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी हमने ऐड करवाया है, मैकेनिकल के टीचर ने करवाया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आरोहण पे हुआ है, इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी पोर्शन पूरा मैंने डील किया था, न्यूमेरिकल पोर्शन जो टेक्निकल फैकल्टी है उन्होंने कराया था, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था, इसमें जो रेफरेंस मैंने लिया, एक किताब है के नागराजन। आपके जो नोट्स हैं, ज्यादातर नोट्स आपको देखोगे के नागराजन और हैरिसन बर्नेस से किताब आती है, उससे है। के नागराजन और हैरिसन बर्नेस, वहां से है कवरेज। भाई बताने में सोर्स भी बता रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं, कि अब आप खुद ही से के नागराजन पढ़ने लग जाओ। तो मैंने जो पढ़ाया है के नागराजन ऑलरेडी कवर कराई हुई है, नोट्स भी वहां से बनवाए हैं। तो दूसरा सोर्स है हैरिसन बर्नेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आरोहण पे अच्छा खासा कवरेज है। ठीक है, लेक्चर नोट्स दोनों हैं, नोट्स एक एक लाइन मैंने खुद लिखवा रखी है, वो भी इशू नहीं है। सोर्स भी बता दिया, ये है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी दूसरे टीचर ने पढ़ाया है, इसमें 6 सिग्मा वगैरह का पीडीएफ मैंने आपको बना के दिया हुआ है। 6 सिग्मा का जो टॉपिक है उसका पीडीएफ मैंने बना के दिया है आपको। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। अब ये 5 नंबर हो गया, स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आते हैं 6ठे सब्जेक्ट पे। छठा सब्जेक्ट मैंने बताया, अगर मैकेनिकल वाले स्टैंडर्ड क्वालिटी 5 पे कर रहे हैं तो 6 पे उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 6 नंबर हो गया, ये मैकेनिकल वालों के लिए। और स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो सिविल वालों ने 5 नंबर पे किया था, उनके लिए 6 नंबर पे हो गया स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। ठीक है। और ईसी इलेक्ट्रिकल वाले, अगर ईसी वाले 5 नंबर पे आईसीटी कर रहे हैं तो 6 नंबर पे फिर वो कवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ईसी इलेक्ट्रिकल वाले 6 नंबर पे इसको कर सकते हैं, 6 पे इसको कर सकते हैं, 7 नंबर पे स्टैंड क्वालिटी कर सकते हैं। ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए 6 नंबर पे इसको कर सकते हैं, 7 नंबर पे स्टैंड क्वालिटी कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने बता ही दिए कितने कितने आए थे। ठीक है। अब इसके बाद 3 सब्जेक्ट हमें बात करनी है। एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, मेनली 3 सब्जेक्ट हमें बात करनी है मटेरियल साइंस। एक है आपका डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, और एक है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स। मटेरियल साइंस में जो क्वेश्चन आए हैं, इस बार आए हैं 6 क्वेश्चन, पिछली बार आए थे 9 क्वेश्चन। डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी में इस बार आए हैं 6 में 5 ड्राइंग 1 डिजाइन, 6 में 5 ड्राइंग था 1 डिजाइन था, और पिछली बार आया था 9। जीके करंट अफेयर में इस बार है 15, पिछली बार था 11। ये है वेटेज। अब एक एक करके बात कर ले। मटेरियल साइंस का जो पार्ट है, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहां अलग से लिख देता हूं मैं। मटेरियल साइंस वाला जो पोर्शन है, मटेरियल साइंस की अप्रोच ये रखना है, इसमें जो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जनरल इंजीनियरिंग, तो हर ब्रांच का थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली वो पार्ट है। मटेरियल साइंस में 50% एरिया आपका मैकेनिकल है, 40% लगभग ये ईसी वाला पार्ट है, और 10% ये सिविल है। तो मटेरियल साइंस तीनों को मिला के बन रहा है। सीमेंट का कंपोजिशन आपसे पूछ ले तो आप ये नहीं कहोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, मटेरियल साइंस का ही पार्ट है। या आपसे हॉल इफेक्ट पूछ ले, या पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग, फर्मी लेवल पूछ ले तो भी मटेरियल साइंस का पार्ट है। और अगर आपसे क्रिस्टल लैटिस के बारे में पूछ ले, इसी बार काफी क्वेश्चन आए थे, टेस्टोग्राफी वगैरह मैकेनिकल का पार्ट है। तो ये तीनों ब्रांच को मिला के मटेरियल साइंस बना, एक ब्रांच का नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी ब्रांच का एरिया जो टेक्निकल में भी आता है, कम से कम उतने पोर्शन को पहले तैयार कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल वाले मटेरियल साइंस टेक्निकल का पार्ट पढ़ते हैं तो वो अपना एरिया तो रेडी कर सकते हैं, ईसी वाले अपना पार्ट रेडी कर सकते हैं। तो अपना अपना पोर्शन पहले तैयार कर लें और बाकी सब्जेक्ट ऊपर से नीचे कवर करें। जब टाइम बचे तो बाकी एरिया देखें। कम से कम जो अपनी कोर ब्रांच का पार्ट है कम टाइम में वो तैयार हो जाएगा, टेक्निकल में भी कॉमन यहाँ भी आ रहा है, तो उतना पोर्शन तैयार कर लें। बाकी टाइम बचे तो बाकी और एरिया को देखें। पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पीजो इलेक्ट्रिक है, नैनो मटेरियल पे क्वेश्चन आता है, या डोपिंग पे क्वेश्चन आता है, तो वो जो आपकी ब्रांच को सूट करे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो। मतलब प्रायोरिटी वाइज चलें, हमारी ब्रांच के अनुसार हमें जो आसान लगेगा वो हम पहले करते चलेंगे, ठीक है, उतना हम पहले कवर करते चलें। और जो ब्रांच से मैच नहीं कर रहा उसको लास्ट में रखें, उसमें ज्यादा टाइम ना दें, ठीक है। तो ये हो गई मटेरियल साइंस की बात, जिसकी जो ब्रांच का एरिया है वो पहले कवर कर सकता है। अब ये 2 सब्जेक्ट बचे, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। सेफ्टी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही मैंने लाइव में कराया था, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। लाइव में हुआ था, अब वो रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। तो सेफ्टी में तो कुछ चेंज होगा नहीं, एक आध लेक्चर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो सेफ्टी 6 लेक्चर के आसपास शायद है कवर। नोट्स पूरे बना के दिए हैं मैंने इसमें। तो सेफ्टी ऑलरेडी है, ड्राइंग का कवरेज अच्छा अवेलेबल है, डिजाइन में चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था डिजाइन पे इस बार। अच्छा, ये सब्जेक्ट देखो, जीके एंड करंट अफेयर। लास्ट सब्जेक्ट में क्यों कह रहा हूं जीके करंट अफेयर, ये बड़ा सब्जेक्ट है, काफी बड़ा एरिया है। तो जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे और वो सब सब्जेक्ट जब तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बाद में रखना है जीके एंड करंट अफेयर्स को, बाद में रखना है जीके करंट अफेयर। महीने में 2-2 3-3 क्लास होती रहेंगी, वो देख सकते हैं, तो लोड भी नहीं पड़ेगा। और महीने की 3-3 4-4 क्लास या 3 क्लास में
पूरे महीने का डाटा कवर हो जाता है। तो आप टच में भी रहेंगे और प्रेशर नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, करंट अफेयर के लिए डेली यूट्यूब पे किसी का लेक्चर नहीं देखना, कोई मैगजीन फॉलो नहीं करनी, अखबार की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज वालों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उल्टे उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कितना भी पढ़ लो वो नहीं बनेगा। और अगर बनने वाला होगा तो आरोहण से पढ़ के ही बन जाएगा। आरोहण पे करंट अफेयर इतना कवरेज होता है, उतना ही पढ़ लो बहुत है। और महीने के 3 लेक्चर भी कराऊंगा तो भी 10 महीने में 30-40 लेक्चर हो जाएंगे, उतना ही करना डिफिकल्ट है आपके लिए। तो आप टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, किसी के कहने के चक्कर में मत पड़ो, ना यूट्यूब पे डेली टाइम बेकार करना करंट अफेयर चक्कर में, ना मैगजीन ना कुछ। जितना क्लास में कराया जाए उतना ही कर लेना बहुत होगा। होता क्या है, स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू करते हैं उन चीजों में टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं जहां पे टाइम लगाना नहीं था। किसी ने बता दिया करंट अफेयर रेगुलर शुरू से देखोगे तब बनेगा, अरे देखना ही नहीं है, 2-3 लेक्चर महीने में बस देखना है, जो आएगा उससे आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं करना है। इसमें टाइम मत वेस्ट करना। इतने बकवास बकवास क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वो किसी न किसी साइट से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप पूरी पूरी साइट थोड़ी पढ़ने बैठ जाओगे, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं से भी, तो जो आएगा क्लास से आ जाएगा। आप इसमें टाइम मत वेस्ट करना, ये आपका बहुत टाइम खा जाएगा और आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। जो आना है वो क्लास से मिल जाएगा, काम की चीजें जितना बनना होगा। मान लो 15 में से आधे क्वेश्चन बनने हो तो क्लास से मिल जाएंगे, उतना बहुत है, उससे टाइम इसमें मत देना, ठीक है। और इसमें भी 2 पार्ट है, एक पार्ट है जीके और एक पार्ट है करंट अफेयर, और इसी में हम इकोनॉमी कवर करते हैं। एफडीआई वगैरह के जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी में यही पढ़ाता हूं मैं। तो जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी तीनों को मिलाकर है ये सब्जेक्ट। तो ये आप एक एक 2-2 लेक्चर देखते जाओगे, एक एक लेक्चर भी देखते जाओगे, तो आप कम से कम मान लो अगर हर हफ्ते में 3 दिन भी एक एक लेक्चर देख लिए, आराम से आप एग्जाम तक पूरा तैयार कर लोगे। हफ्ते में 2 दिन भी एक एक लेक्चर देख लिए, 3 दिन भी एक एक लेक्चर देख लिए, तो भी एग्जाम तक आते आते काफी कवर कर लोगे और बाकी तैयारी अफेक्ट नहीं होगी। बहुत समय करंट अफेयर चक्कर में डेली टाइम मत वेस्ट करना भाई। बाकी सब्जेक्ट तैयार करते चलो, जब 4-5 सब्जेक्ट हो जाएं तब आप इसको प्लान कर सकते हो। हफ्ते में 2 सब्जेक्ट 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन एक एक लेक्चर देख लिया, तो उसमें स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। आएगा कब तक का, फरवरी में आपका एग्जाम है, फरवरी 2nd वीक अगर मान लो, तो जनवरी फरवरी नहीं पढ़ना, दिसंबर तक का डाटा, दिसंबर तक का डाटा और उसके पहले का 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर का पूछता है। दिसंबर तक का करंट अफेयर और पूरा 1 साल से 1.5 साल का डाटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आपका जो फोल्डर है, आप जैसे 2027 में पेपर लिखोगे तो 26 का डाटा और 25 का डाटा देख सकते हो, 24 अब जरूरत नहीं है। फोल्डर मैंने 24, 25, 26 सब बनाए हैं, उसमें 24 वाला 27 वाले को जरूरत नहीं है, वो 25, 26 को देख सकता है। स्टैटिक जीके और 25, 26 वाला करंट अफेयर का फोल्डर उतना ही मतलब का रहेगा, और 2026 वाले में ही और करंट अफेयर ऐड होता चलेगा। अभी तक जो करंट अफेयर हो चुका है वो जनवरी 1st वीक तक का है, जनवरी 1st वीक तक का है। अब इस मंथ में करंट की और क्लासेस होंगी, जिसमें जनवरी का बचा हुआ डाटा, फरवरी का डाटा और मार्च तक का डाटा वो हम कवर कर देंगे। फिर 1-2 महीने बाद आएगा तो उस समय का कवर करेंगे। मतलब एग्जाम के पहले पहले आपको इसकी पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ खुद ही बना के देता हूं मैं। तो करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ, आपको कहीं नहीं भटकना, करंट अफेयर की पूरी पीडीएफ, लेक्चर एग्जाम के पहले पहले पूरे मिलते हैं। इस बार भी थे, अगली बार भी रहेंगे, तो उसके लिए आपको यहां वहां परेशान नहीं होना है, ठीक। तो उस चीज को पहले ज्यादा टाइम मत देना जिसको लिमिटेड टाइम देना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टेक्निकल बहुत सिलेबस है। पेपर होने के बाद गूगल सर्च करके यहां से आ गया वहां से आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना ज्यादा कंटेंट आरोहण पे ऑलरेडी है, वो कवर कर लो, वही बहुत है। वहां से नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा। और इतने इतने सिलेक्शन में बता रहा हूं, जब आरोहण से बार बार हो रहे हैं और स्टूडेंट खुद ही बता रहे हैं हो रहे हैं, तो फिर अब इसके अलावा तो भटकने की जरूरत नहीं है भाई। 3रा साल है आरोहण को स्टार्ट हुए और इतने सिलेक्शन हुए, तो हमने तो किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती आप बताओ कि आरोहण से आप हो कि नहीं, अपने आप ही बच्चे बता रहे हैं। तो जब इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर सिस्टमैटिक चलेंगे तो क्यों नहीं होगा। कंटेंट की बात भी कर लूं मैं, 2027 वाला जो फोल्डर है, अच्छा आरोहण पे 2026 वाला फोल्डर और 27 वाला फोल्डर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो भी लाइव क्लासेस होंगी ईएसी 26 वाले में आप हैं, 27 वाले में हैं, दोनों को एक्सेस रहेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर उसमें होगा कि नहीं, या इवन 25 वाला भी अगर बैच में कोई होगा, एक्सेसिबिलिटी बड़ी है तो उसको भी एक्सेस रहेगा।
तो ईएस का जो आरोहण पे बैच है 25 का चाहे 26 27 जो क्लास चलेगी सबको एक्सेस रहेगा। ठीक है, मान लो 26 में किसी ने 2 महीने पहले एनरोल किया तो लाइव क्लास चलेगी तो उसको भी एक्सेस रहेगा, कंटेंट में अंतर नहीं रहेगा, उनको सबको ही मिलेगा। अब देखो ईएससी 27 का जो बैच हमने शुरू किया है प्रॉपर फोल्डर बने हुए हैं। ईएससी के 2017 से लेके 26 तक के पेपर 25 तक के मैंने सॉल्व करा दिए थे, 26 वाला पेपर नहीं हुआ था, अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरी, आंसर की मैंने रिलीज कर दिया था, 26 का पेपर अभी लाइव में सॉल्व नहीं हुआ था, अब करा देंगे, किसी भी दिन करा देंगे। तो 17 से 25 तक के सारे पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं ईएससी के, वो अवेलेबल है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2025 में जल्दी ये भी लाइव में कराया गया था सत्यप्रकाश यादव सर ने, इसके नोट्स भी हैं, लेक्चर भी सारे हैं। एप्टीट्यूड देखो सीक्वेंस भी मैंने वही रखा हुआ है, मैथ्स पहले बताया था, फिर मैंने एप्टीट्यूड आपसे कहा है, फिर एथिक्स कहा है, फिर एनवायरमेंट बोला हुआ है। एनवायरमेंट का अपडेशन में आपसे कह रहा था, देखो ये लिखा है एनवायरमेंट में जो चैप्टर 2 में अपडेशन करना था पीडीएफ बना के मैंने डाल दिया था, जो जो अपडेशन आया था वो यहाँ ऐड कर दिया था। तो आपको अपने से बस कवर करते चलना है। अब मैथ्स सेफ्टी में तो कुछ नहीं बदलने वाला, लाइव फिर से कराएंगे तो भी मैथ्स सेफ्टी वही रहेगा, एथिक्स नहीं बदलेगा, एनवायरमेंट में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट ये एनवायरमेंट का ही पार्ट है, ये भी जल्दी हुआ था, 7 लेक्चर है, ये एनवायरमेंट का ही पोर्शन है, डिजास्टर क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों अवेलेबल है। स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी मैंने पढ़ाया था, डिजाइन ड्राइंग दूसरे टीचर ने कराया है। अच्छा आईसीटी, आईसीटी के साथ आईसीटी मैंने पढ़ाया था और कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी ने पढ़ाया है। कंप्यूटर फंडामेंटल हमने इसलिए करवा दिया था, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के आ जा रहे हैं, कोई बेसिक सी लैंग्वेज के टर्म्स पूछ ले रहा है, तो आईसीटी 17 लेक्चर हैं ये मैंने कराए थे, कंप्यूटर फंडामेंटल दूसरी फैकल्टी ने कराया था। कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा करवा दिया फैकल्टी से कि आईसीटी में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएं तो इससे कवर हो जाए, पर तो भी वो पता नहीं कहां से पूछ रहे हैं आईसीटी में। आईसीटी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है मैकेनिकल सिविल के लिए। ठीक, तो आईसीटी जो करंट और कोर टेक्नोलॉजी पार्ट मैंने कराया, जो टेक्निकल रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वो भी हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में करवाया हुआ है। तो इससे ज्यादा कवरेज कौन कराएगा जीएस में, मुझे लगता नहीं। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गया, मटेरियल साइंस, सेफ्टी, आईसीटी, जीके करंट अफेयर। देखो अब आईसीटी में भी करंट अफेयर में और भी चीजें मान लो ऐड हो रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से 8 लेक्चर और कराए थे मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें इनोवेशन वगैरह जो हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से 8 लेक्चर और ऐड किए थे, उसके बाद भी वो आईसीटी में और टेक्निकल में जाके पूछ रहे हैं। तो अगर इतने से नहीं होगा तो फिर कहीं से एक्स्ट्रा चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी मैंने कराए थे, मुझे लग रहा था एक्सपेक्टेड ये सब पूछ सकता है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कराए थे। अच्छा इसमें 2-3 चीज और ध्यान देना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों की डिमांड थी कि उनका टेक्निकल में एक सब्जेक्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी और एक सब्जेक्ट उनका होता है मैकाट्रॉनिक्स, तो वो अलग से टेक्निकल फैकल्टी से हमने ये मैकेनिकल वालों के लिए करवा दिया था। रोबोटिक्स तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी पूरा करवाया था, मैकाट्रॉनिक्स पूरा करवाया था, रोबोटिक्स थोड़ा पार्ट है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट 3 जो बच्चों की डिमांड आ रही थी वो हमने इसमें करवा दिए थे। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आरोहण पे मशीन्स का पार्ट है, हामिद सर ने पढ़ाया था, तो इसमें सिविल सर्विसेज के भी कन्वेंशनल क्वेश्चन मशीन के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कन्वेंशनल क्वेश्चन उन्होंने कराए हुए हैं, तो वो भी इसमें एक्सेस है जिससे आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिल जाए कन्वेंशनल में, मशीन्स का पार्ट। टेस्ट सीरीज आरोहण पे 2024 में जो थी 25 की, दोनों इसके अंदर ऐड कर दी है। भाई क्वेश्चन में क्या बदलेगा, करंट अफेयर खाली चेंज होगा, बाकी तो क्वेश्चन वही रहेगा, बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी काफी अवेलेबल है, तो कंटेंट बहुत है इसमें, करंट अफेयर भी ऐड होता चलेगा लाइव में, और जो जो नीड पड़ेगी टाइम टाइम पे इसमें चलता रहेगा, पर जितनी जरूरत है उतना ही ऐड करेंगे, अननेसेसरी कंटेंट बढ़ाते चले जाएं तो वैसे ही घबरा जाओगे कि नहीं कर पाएंगे। जो रिलेवेंट कंटेंट है एग्जाम के लिए वो सारा इसमें ऐड है, और लाइव में टाइम टाइम पे क्लासेस जो नीड है जितनी जरूरत है वो होता रहेगा। ठीक है, अब किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए। एक एक सब्जेक्ट तैयार करते चलो, क्वेश्चन लगाते चलो। क्वेश्चन भी क्या लगाने हैं, सबसे पहले 17 से लेके 25 तक के पेपर जो मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, और पेपर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, 25, 24, 23, 22, 21 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है पेपर भी, कि जिससे लेटेस्ट ट्रेंड हम पहले देखेंगे। ठीक है,
एथिक्स हो गया, एथिक्स के पेपर सॉल्व, जो मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें एथिक्स का पोर्शन देखते चलो। इन्वायरमेंट कर लिया, वो देखते चलो, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जो जो सब्जेक्ट होता जाए 17 से 25 तक के पेपर पूरे सॉल्व करो। उसके बाद टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख लो जो दिए हुए फोल्डर में। आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है, ईएस के 17 से 25 तक के पेपर कराए हैं, 26 वाले भी करा दूंगा, उतने क्वेश्चन लगाने हैं, फिर टेस्ट सीरीज लगाना है। इतना कवर करते ही बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ईएस के पेपर तो मैंडेटरी है, करना ही करना है सॉल्व, और मैंने करवाए हुए हैं लाइव में, वीडियो में, वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं मैंने सारे। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। तो इतना सिस्टमैटिक, इतना कंप्रहेंसिव तरीके से ईएससी जीएस कवरेज कहीं नहीं मिलने वाला। बस पॉइंट ये है, टाइम से चलते जाओ ताकि लास्ट में पैनिक ना हो। आराम से पूरी तरह पढ़ते जाओ, जब इतने सिलेक्शन हो तो आप भी होगी, क्यों नहीं, नंबर आएगा। यही जानना जरूरी है भाई, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, गार्बेज नहीं। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह में नोट्स आपको नहीं बनाना, वो सब बना के मैं पीडीएफ अपने आप ऐड करता हूँ, लेक्चर भी उस पर होता है, लाइव में इस महीने भी होगा। बाकी सब्जेक्ट कवर करते चलें, जितनी क्वेरी है ऐप पे भी पूछ सकते हैं, रिप्लाई सबको जाता ही है ऐप पे, चाहे कई लोगों का व्हाट्सएप नंबर वगैरह वहां भी पूछ सकते हैं। तो जितनी क्वेरी है वो सब भी पूछते जाइए। जो सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं मैंने इसमें एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, सेफ्टी, जीके, करंट अफेयर, इतने सब्जेक्ट मेरे पढ़ाए हुए हैं। मैथ सेफ्टी सत्यप्रकाश यादव सर ने भी जल्दी कराया है। तो जो भी टीचरों ने जो कराया है, बेस्ट फैकल्टीज ने कराए हुए हैं, वो पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। एक आध टॉपिक कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मेजोरिटी सब्जेक्ट सब अच्छे कवर हुए हैं। एथिक्स के रुद्र प्रताप, जब एथिक्स पढ़ लिया है तो 17 से 25 तक के पेपर सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने वीडियो सॉल्यूशन जो करा रखे हैं उसमें पेपर लेके बैठो, एथिक्स लिखा हुआ है साफ साफ, वो उसमें से देख लो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे और मैंने एक्सप्लेन किए हुए सारे क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उससे पता लग जाएगा एग्जाम में क्या क्या आता है। और अभी ताजा पढ़ा हुआ है तो तुरंत तुरंत क्लिक भी कर जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। पेपर जरूर देखना चाहिए, जो सब्जेक्ट होता जाए पेपर देखते चलो, जितना पढ़ो वो ठोस सॉलिड होता चले। ठीक है, दूसरी बात आती है, सर पढ़ता हूं मैं तो भूल जाता हूं, याद कैसे रहेगा। सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, सबसे पहले जैसे मान लो 1.5 घंटे अगर आप पढ़े, 50 मिनट के लिए माइंड हमारा कंसंट्रेट करता है, फोकस अच्छा बनता है। मान लो 1.5 घंटे पढ़े पहली सिटिंग में, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, जो पढ़े हो 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और विजुलाइज करने की कोशिश करो। पिछले 1.5 घंटे में हमने क्या पढ़ा, आईज क्लोज करके विजुलाइज करने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है विजुलाइज करना, सबसे लंबे समय तक याद रहता है वो चीज जो आप विजुलाइज किए हो। दूसरे नंबर पे आता है जो पढ़ा उसको लिखा। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा पूरा लिखो, जो मेन मेन चीज याद रखनी है, मान लो टेक्निकल पढ़ रहे हो, कोई फार्मूला है, कोई एक्सप्रेशन याद रखना है, तो कोई जो चीज याद रखना चाह रहे हो, कोई वर्ड याद रखना चाह रहे हो, तो उसको जरूर रफ में लिख लो। और तीसरे नंबर पर आता है रीडिंग, सबसे तेज भूलता है रीड किया हुआ, सबसे लंबे समय याद रहता है विजुलाइज किया हुआ, दूसरे पे लिखा हुआ, तीसरे पे रीड किया हुआ। ये सीक्वेंस है। तो कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, सबसे पहले विजुलाइज, जो पढ़ रहे हैं 10 मिनट आंख बंद कर लो, पूरा घूम जाएगा कंटेंट आंखों के आगे और भूलोगे नहीं। नॉन टेक मैंने बताया, अहमद रजा, टेक्निकल मैथ एप्टी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे तो मैथ एप्टी को दे ही सकते हो, वो जब खत्म हो जाए, एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है जल्दी हो जाएगा। तो अगर ईएस मेन टारगेट है तो 2 घंटे भी अगर आप दे देते हो, आराम से कंफर्टेबली तैयार हो जाएगा। 2 घंटे भी अगर आप दे दे रहे हैं, 2 घंटे में भी रेडी हो जाएगा। और जब तैयार एक बार हो जाए, फिर रिवीजन, जब बाकी लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब आप रिवीजन कर रहे होगे। वो तो आपको देखना है टेक्निकल नॉन टेक कैसे बैलेंस बना रहे हो। कोई वर्किंग होगा तो टेक्निकल के साथ 2 घंटे नॉन टेक मुश्किल होगा, तो वो 1.5 घंटे 1 घंटे नॉन टेक को दे, बाकी टेक्निकल पढ़े। पर रेगुलरिटी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 0 पढ़ रहे हो, मतलब नहीं। जो पढ़े रेगुलरिटी मेंटेन करें, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन के साथ 1 साल पढ़ लेंगे, सब टाइम पे तैयार हो जाएगा। रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होगी तो पूरा होगा नहीं। फोन वोन को थोड़ा अवॉइड करें, पढ़ने पे ध्यान ज्यादा दो, क्योंकि एसएससी जेईई आरआरबी की तुलना में ये टफ एग्जाम है बहुत। यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, फोन भी चला लूं, घूम भी लूं, पढ़ भी लूं। इतना सिलेबस है कि 1 साल पूरा ले जाता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से बचें, और शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ लो। पहली बार जितनी अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जितनी क्वालिटी स्टडी करोगे, रिवीजन में टाइम उतना कम लगेगा। जितना अच्छी तरीके से पहली बार पढ़ोगे, रिवीजन में टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, किसी का कोई डाउट रह जाए
अभी पूछना अभी पूछ लो, या ऐप पे पूछना ऐप पे पूछ लीजिएगा, यूट्यूब वाले कमेंट में पूछ सकते हैं। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट नोट से रिवीजन, शॉर्ट नोट मिलना जरूरी है। जैसे एथिक्स है, एथिक्स के पतली कॉपी है तो अब उसके अलग से शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो प्रीवियस ईयर, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं नोट्स में उसको हाईलाइट कर दो। जिन जिन टॉपिक से 17 से 25 तक में क्वेश्चन आए, 26 तक में आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जब आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो, जैसे एथिक्स आपने पढ़ लिया, एथिक्स के नोट्स अवेलेबल, अब 17 से 26 तक के पेपर जब आपने लगाए तो उस कॉपी में उसको स्पेशल हाईलाइट कर दो। वो पैरेट ग्रीन कलर का हाईलाइटर लेके उन्होंने टॉपिक को हाईलाइट कर दो। यूटिलिटेरिज्म से क्वेश्चन आया, हाईलाइट। इमानुअल कांट, ड्यूटी एथिक्स, अंडरलाइन। कोलबर्ग, अंडरलाइन, ताकि वो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। और एथिक्स की कॉपी पतली है तो शॉर्ट नोट्स नॉन टेक में तो उतना टाइम नहीं, टेक्निकल में भले आप बनाओ, नॉन टेक में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नॉन टेक में नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिया, काफी होगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर से आप ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जब आप लगा रहे हो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए नोट्स में उनको हाईलाइट कर दो। टीक्यूएम से क्वेश्चन आया, सिक्स सिग्मा से आया, उन टॉपिक को हाईलाइट कर दो। जब आप रिवीजन करोगे उन टॉपिक पे ज्यादा इंफेसिस देना होगा। ठीक ठीक है, चलो कोई और क्वेश्चन किसी का? नंबर ऑफ वैकेंसीज 470 के आसपास थी ना इस बार, 474 कह रहा हूं। आप ये मान के चलो नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसीज जो हैं 50-60 वैकेंसी का तो वेरिएशन आ सकता है। 470 से लेकर 530 तक तो मुझे लगता है कि ये रेंज हो सकती है। इससे ज्यादा भी आ जाए तो नहीं कह सकते, पर अभी मुझे लगता है कि 50-60 वैकेंसी इतना वेरिएशन आ सकता है। 470 के नीचे तो खैर नहीं जाना चाहिए, 470 से 530 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे अनुमान के हिसाब से। 470 से 530 लगभग इसकी रेंज में रह सकता है इस बार भी, क्योंकि रेलवे जुड़ने से इतना इंपैक्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है भाई, रेलवे लास्ट टाइम ही ऐड हो गया तो वैकेंसी बढ़ गई, तो इतना अंतर, क्योंकि इतना बड़ा विभाग जुड़ा है तो 50-60 वैकेंसी का वेरिएशन तो हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं गेस कर सकते कितना होगा, सितंबर अक्टूबर तक जाके क्लैरिटी आएगी, पर 50-60 वैकेंसी ऊपर नीचे, नीचे तो नहीं लगता, पर 470 के इतने विभाग है, 470 के ऊपर ऊपर उम्मीद है कि 530 तक जा सकते हैं। इसी बैकग्राउंड आईआरएमएस और आईटीएस में कौन सा प्रेफरेंस दे? रुद्र प्रताप, रेलवे ज्यादा बेटर है, रेलवे ज्यादा बेटर है। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।